दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 7 संघवाद। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस अध्याय में आगे आप भारत के राजनीतिक मानचित्रों को देखेंगे। उसमें आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। देखिए दोस्तों, राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं और राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। फिर भी कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया और इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। दोस्तों 1947 के मानचित्र में देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ते हुए आप देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं और इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदले गए हैं। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक और मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। और दोस्तों ये जो आगे हम मानचित्र देखेंगे ये स्वतंत्रता से लेकर आज तक हुए परिवर्तनों को दर्शाते हैं। और दोस्तों एक तरह से ये जो मैप हम देखेंगे ये भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। तो इसको हम आगे समझेंगे। शुरू में आइए जान लेते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप किन किन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। पहली बात ये, आप ये जानेंगे कि संघवाद क्या होता है। दूसरी चीज़ ये कि भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या हैं। तीसरा कि केंद्र और राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे क्या हैं। और चौथा, विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम मानचित्र देखेंगे और ये मानचित्र 1947 का है। देखिए सबसे पहले इसमें हम कुछ देख लेते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, फ्रांस और पुर्तगाल। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये स्वतंत्रता के समय का मानचित्र है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के आधार पर इसको बनाया था। ये स्वतंत्रता के समय जो पश्चिमी भाग है भारत का, यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान है। और देखिए जो बांग्लादेश है वर्तमान में, ये पूर्वी पाकिस्तान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत है और पंजाब है। राजस्थान का नाम राजपूताना है। इसके अलावा बिहार और चंद्रनगर, यहाँ देखिए ये फ्रांस के अधीन रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर हैदराबाद है। और दोस्तों देखिए दीव दमन और नगर हवेली ये आपके देखिए पुर्तगाल के अधीन रहे हैं। देखिए यहाँ पर दीव दमन दादरा नगर हवेली, गोवा भी पुर्तगाल के अधीन रहा है। लक्षद्वीप भारत में पांडिचेरी, जबकि पांडिचेरी और यनम ये फ्रांस के अधीन रहे थे स्वतंत्रता के समय। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने पहले भी देखा कि मैसूर जो है वर्तमान में कर्नाटक है और मद्रास नाम इसका तमिलनाडु हो गया है। और देखिए केरल त्रावणकोर के नाम से ये रियासत थी। तो कुल मिलाकर हमने 1947 के जो राजनीतिक स्थिति थी भारत में, भारत संघ के प्रांतों के बारे में देखा। वर्तमान में आइए राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। जो वर्तमान में स्थिति है भारत की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्लियर हो गई हैं। पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान हो गया है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से हो गया है। और राज्यों की सीमाएं काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। इसमें आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा इन सब राज्यों को देख सकते हैं। हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी अमरावती है। केरल और कुछ रियासतें जो थीं उनको मिलाकर केरल राज्य बना, जिसमें त्रावणकोर रियासत प्रमुख थी। माहे पुडुचेरी का हिस्सा है और कराईकल पुडुचेरी का हिस्सा है। यनम भी पुडुचेरी राज्य का हिस्सा है। तो ये जो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति है, इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारा जो है भारत संघ बना हुआ है। अब आइए जानते हैं जो आज के टॉपिक का मुख्य मुद्दा है कि संघवाद क्या है। दोस्तों सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, लेकिन 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया।
इसमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया और सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वही शक्तियों का जमाव और दोस्तों अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थीं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। इसके अलावा कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं है कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 7 दशकों से वह अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। दुनिया के अनेक देशों में कई विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही हैं, कई देशों का विभाजन भी हुआ, लेकिन भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपना अखंड स्वरूप बनाए रखा हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम यह कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है? दोस्तों, ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है, चाहे रूस हो, चेकोस्लोवाकिया हो, इसके अलावा कनाडा हो, ये जो देश ये सभी संघीय राज्य थे, लेकिन वे एकजुट नहीं रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। आप जानते हैं, यहाँ पर 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं और देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। ये सारी विविधताएं हैं और इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं। हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। हम संघवाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। संघवाद में दोस्तों ऐसे कोई निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों से भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार हैं, उनको आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करता है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है। दूसरी बात ये कि इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ भारतीय भी होता है, तो प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं और वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। तो पहली बात ये कि संघवाद संस्थागत प्रणाली है और ये प्रांतीय और केंद्रीय स्तर की सत्ताएं होती हैं। दूसरी बात ये कि लोगों की दोहरी पहचान होती है। एक तरफ वे अपने राज्यों के निवासी होते हैं और दूसरी तरफ पूरे संघ के। तीसरी बात यह है कि दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होता है। तो संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक लिखित संविधान का होना है और इसमें संविधान सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी होता है। और लेकिन बात यह है कि जो मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के हैं या नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। संघीय की व्यवस्था की और विशेषताओं में देखा जाए तो दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि संघवाद के वास्तविक कामकाज का जो निर्धारण होता है वो राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग और सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी ये तय होता है कि संविधान किस रास्ते पर चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है और ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं और नौबत गृह युद्ध तक आ सकती है और बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। तो संघवाद के जो सिद्धांत हैं उनके इतर कुछ व्यवहारिकताएं भी होती हैं जिनसे कि किसी संघ का सफल संचालन हो सकता है। आइए एक विशिष्ट उदाहरण देखते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज के बारे में। दोस्तों वेस्ट इंडीज में अगर जो हम संघवाद की बात करें तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? दोस्तों भारत की तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ या फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ और इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी। प्रत्येक संघीय इकाई को अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुआ रामस देखिए 1973 की चिगुआ रामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरेबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरेबियन समुदाय की साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग अलग रह सकी हैं। अब संघवाद के बारे में जानकारी के बाद आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेपर की कटिंग है कि यूपी गेट्स ₹19,000 करोड़, यादव सेज सेटिस्फाइड। इसके अलावा नए राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से हो, नीतीश कुमार का कहना है। और फॉर लॉन्ग गवर्नर्स हैव बीन इन रोज वी टू वांट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि संघवाद में प्रभावी होते हैं या किसी भी संघीय व्यवस्था में ये मुद्दे उठते हैं। एक उदाहरण नाइजीरिया में संघवाद का लेते हैं। दोस्तों यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं एरूबा, इबो और हाउसा फुलानी हैं। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के तीन क्षेत्र पश्चिम, एरूबा पश्चिम में, इबो पूरब में और हाउसा फुलानी उत्तर में। इन क्षेत्रों पर अपना अपना नियंत्रण था इनका और इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल था। इससे वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थीं। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरियाई संघ के सामने ये समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जाति और आर्थिक मतभेद बरकरार हैं। दोस्तों देखिए अब अन्य देशों के उदाहरण के बाद भारतीय संविधान में संघवाद की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज़ादी के पहले से ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटना जरूरी होगा। उन्हें ये भी पता था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं, क्योंकि भारत में एक क्षेत्र की संस्कृति, भाषा अलग अलग है। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी और विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी और इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का आधार मिलना चाहिए था।
अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना जरूरी था। दोस्तों, प्रश्न केवल ये था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार दिया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है सहयोग पर आधारित होगा और इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस बच्चे के मन में ख्याल आता है कि आखिरकार साथ रहने का उद्देश्य यही तो होना चाहिए कि हम सब खुश रहें और एक दूसरे को खुश रखें। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप देखिए कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं, फेडरेशन का मतलब संघ होता है, तो संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, संघ भारत में पूर्ण संघ की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग या यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है कि इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन होगा। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, और भारत और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इस तरह का वर्णन जो है दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है। आइए देखते हैं शक्ति विभाजन के बारे में। दोस्तों, शक्ति विभाजन का मतलब डिवीजन ऑफ पावर होता है और ये टर्म शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर से अलग है। तो शक्ति विभाजन और शक्ति पृथक्करण में अंतर होता है, इसको आप समझ कर चलिए। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहा जाता है, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्यों के पास, तो इनका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। दोस्तों, संविधान इस बात की व्यवस्था करता है कौन कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार को मिलेंगी, कौन सी शक्तियां केवल राज्यों को। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, ताकि जो विनिर्दिष्ट विषय हैं उन्हीं पर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने कानून बनाएं। दोस्तों, शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी हैं और राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक हैं, पर आय के साधन कम हैं। यहाँ पर इस लड़की को जो लगता है कि प्रदेशों के पास बहुत कम धन रहता होगा, वे अपना काम कैसे चलाते होंगे। यह तो बिल्कुल उन परिवारों जैसा मामला है जहाँ रुपए पैसे तो पति के हाथ में रहते हैं और घर पत्नी को चलाना पड़ता है। तो लेकिन दोस्तों, घर पत्नी को चलाना पड़ता है, उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आय का बंटवारा किया जाता है, और कुछ आय के ऐसे साधन हैं जिनको या जो राजस्व है उनको कलेक्ट करने का अधिकार राज्यों को भी होता है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में जो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। आइए देख लेते हैं, जैसे प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। दोस्तों, इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका यानी संसद या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी सूची राज्य सूची है और इसमें जो विषय शामिल हैं: कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवा। और आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है।
एक तीसरी सूची भी है दोस्तों, समवर्ती सूची, और इसमें शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, इसके अलावा गोद लेना और उत्तराधिकार, ये विषय भारत की जो सातवीं समवर्ती सूची है उसमें वर्णित है। और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर दोस्तों केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां भी हैं दोस्तों, इनमें वे सभी शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। ऐसे मुद्दों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जैसे साइबर कानून इन तीनों सूचियों में नहीं शामिल है, लेकिन इन विषयों पर अवशिष्ट शक्तियों पर जो कार्य करने का या कानून बनाने का कार्य है वो केवल केंद्रीय विधायिका ही कर सकती है। इसके अलावा आइए देखते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। दोस्तों अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है, यानी एक मजबूत केंद्रीय सरकार। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, लेकिन वे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थीं, क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टी कृष्णमाचारी जो कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे और ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूँ कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वे एकात्मक हों, संघात्मक हो, पुलिस राज्य से लोकहितकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को ही हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे संविधान निर्माता जो है केंद्र को अधिक शक्तियां देने के पक्षधर थे। देश की एकता को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। दोस्तों गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने भारतीय संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। पहली बात ये कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमा के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 जो है भारतीय संविधान का, उसके अनुसार संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने को, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। दूसरी बात ये कि केंद्र को अधिक शक्तियां हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आप जानते हैं इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं और संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तीसरी बात यह कि सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधने के रूप में प्रयोग किया है और नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथों में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है और इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है।
और आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय संघवाद की विशेषताओं में जो हम देख रहे थे केंद्र की ओर झुकाव है, उसमें राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थिति में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे और इसमें केंद्र सरकार को ये अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों का परीक्षण कर उन पर निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग करके उसको पूरी तरह नकार दे। तो राज्यपाल की व्यवस्था भी केंद्रीय सरकार की मजबूती का ही परिचायक है। इसके अलावा दोस्तों, कई ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, लेकिन ऐसा करने से पहले राज्यसभा की अनुमति लेना जरूरी है। संविधान में साफ साफ कहा है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 257 जो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। देखिए, अरे लगता तो ये है कि केंद्र सरकार के पास ये सारी शक्तियां हैं, क्या राज्य इसकी शिकायत नहीं करते? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सारी शक्तियां केंद्र के पास ही नहीं हैं, बल्कि जो भारत में राज्यों का संघ बनाया गया है उसमें राज्यों के पास भी शक्तियां हैं और उनके बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है। दोस्तों, कार्यपालिका वाले अध्याय में आपने देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है, अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। इसलिए जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। इसके अलावा संविधान के दो अन्य अनुच्छेद, अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए कार्य के लिए कानून को जायज करार दे सके और इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया है और इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। दोस्तों अब आइए देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में। आपने विशेषताएं पढ़ ली कि भारत में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है उसका झुकाव केंद्र की तरफ है, यानी केंद्र अधिक शक्तिशाली है जबकि राज्यों को कम शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव किस प्रकार होता है? दोस्तों, संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां दी हैं। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तो ये स्वाभाविक है कि पूरे देश के शासन और अपने प्रशासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज़्यादा शक्ति और भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्यों अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका यानी हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक मुद्दा है जिसे आपसी बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो तनाव के बिंदु हैं उसके लिए भी जो है आपसी बातचीत और न्यायपालिका जो है उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन। दोस्तों, संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं के द्वारा होता है।
भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया को देखा जाए तो ये परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और 1960 के दशक तक प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी और इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। नए राज्यों की गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है शांतिपूर्ण और सामान्य रहे थे। शुरुआती दिनों में राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों के से विकास कर सकेंगे और इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा बंधी थी। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। इससे राज्यों की और शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई और इस मांग के पीछे प्रमुख कारण ये था कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे। इसलिए राज्यों की सरकारों ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू किया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रही और इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, बच्ची सोचती है कि बड़ी दिलचस्प बात है कि कानून और संविधान ही सारी बातों का फैसला नहीं करते। आखिरकार असली राजनीति ही हमारे सरकार के रंग रूप का फैसला करती है। 1990 के दशक में जब कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कुछ खत्म हो गया तो हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश किया। राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए और इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई और इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ है। स्वायत्तता की मांग। दोस्तों, समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई है, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का मतलब अलग अलग हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये स्वायत्तता इस रूप में हो सकती है कि कभी कभी इन मांगों के पीछे ये इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्योों के पक्ष में बदला जाए, राज्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं और समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और द्रमुक अकाली दल माकपा ने स्वायत्तता की मांग की है। दूसरी कि एक अन्य मांग ये है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसको वित्तीय स्वायत्तता कहते हैं। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा थी। तीसरी बात यह कि स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं और इसके अतिरिक्त स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ राज्य ऐसा भी महसूस करते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है। 1960 के दशक में कुछ राज्यों ने हिंदू को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुए थे। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा था। ये 18 सितंबर 1949 का जो है कार्टून है। आइए देखते हैं राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। इसलिए राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तो राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में अनुच्छेद 356 है।
इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब उसकी कुछ कंडीशन है, संविधान में वर्णित है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप संघीय राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है और इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके और इसके अनेक विवाद पैदा हुए हैं। कई मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में, 1967 में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया था और 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता जो है कांग्रेस के पास थी। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया या उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन दल को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में दोस्तों केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया था। यहाँ पर देखिए R.K. लक्ष्मण का टाइम्स ऑफ इंडिया में बनाया गया एक कार्टून है। एक नेताजी बोल रहे हैं कि यह कहना दुर्भाग्य से भरा झूठ है कि हमने गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया। हमने अपनी सरकार भी गिराई, जैसे उत्तर प्रदेश और सिक्किम में, संभव है बाद में बिहार, मध्य प्रदेश आदि में की भी अपनी सरकार हम गिराएं। तो ये जो है ये कांग्रेस के एक नेता का वक्तव्य है और कार्टून में ये दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए नवीन राज्यों की मांग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वतंत्रता के समय से ही लेके हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर तनाव रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी आंदोलन था और इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इसमें स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। यहाँ पर देखिए 26 जुलाई 1953 का ये कार्टून है। नए राज्यों के निर्माण के लिए मांगों की झड़ी लगी हुई है और इतनी मांगे हैं कि एक आदमी के बस की बात नहीं है कि इसको सुलझा पाए। दोस्तों 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा की अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। दोस्तों देखिए नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने और अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों को विभाजित करके 3 नए राज्य, मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और बिहार से झारखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ। तो इस बच्चे के मन में ख्याल आता है कि संघवाद का मतलब झगड़ा है क्या। हमने केंद्र और राज्य के झगड़े के बारे में बात की और अब राज्यों के आपसी झगड़ों की बात चल रही है। क्या हम सब शांतिपूर्वक साथ साथ नहीं रह सकते? दोस्तों इसके अलावा अंतर्राज्यीय विवाद भी आते हैं। एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका
पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता है, इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। इसलिए इसका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। एक तो सीमा विवाद है। प्रायः राज्य पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारों को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। आपने कावेरी नदी जल विवाद के बारे में सुना होगा। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच प्रमुख विवाद रहा है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। और ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियाँ हमारे लिए जल के प्रमुख संसाधन हैं, इसलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, विशिष्ट प्रावधानों के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की सबसे नायाब विशेषता ये है कि इनमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनको उच्च सदन यानी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। छोटे राज्यों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व, और इस व्यवस्था में ये सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम आदि के लिए हैं, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। ये अनुच्छेद 371 के अंतर्गत व्यवस्था है। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं, और ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी किए गए हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, विशेष दर्जे वाला अन्य राज्य जम्मू कश्मीर J&K अनुच्छेद 370 था। जम्मू और कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था, जिसके पास भारत या पाकिस्तान में जुड़ने का या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद लेने के लिए मजबूर किया और वे भारतीय संघ में शामिल हो गए। इसी तरह पश्चिमी और पूर्वी भागों में कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पाकिस्तान में मिल गए, लेकिन जम्मू और कश्मीर एक अपवाद था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत संविधान द्वारा उसे बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई और अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में कोई भी कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। ये अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। दूसरे राज्यों के मामलों में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में दिया गया था, स्वतः लागू होता है। जम्मू और कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियां थीं और संघ सूची और समवर्ती सूची में दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था, और इसने जम्मू कश्मीर राज्य को अधिक स्वायत्तता प्रदान की थी। पहले एक संवैधानिक प्रावधान था जो राष्ट्रपति को राज्य सरकार की सहमति से स्पष्ट करने की अनुमति देता था कि राज्य पर संघ सूची के कौन से भाग लागू होने चाहिए।
राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से 2 संवैधानिक अध्यादेश जारी किए, जिसमें संविधान के बड़े हिस्से को राज्य में लागू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप यद्यपि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान और झंडा था, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया। अन्य राज्यों और जम्मू कश्मीर में शेष भिन्नताएं ये थीं कि जम्मू और कश्मीर में राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती थी। केंद्र सरकार में वित्तीय आपातकाल जो है कश्मीर में नहीं लगा सकती थी और जम्मू और कश्मीर में नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति से ही लागू किया जा सकता था। और दोस्तों लेकिन वर्तमान में ये स्थिति बदल गई है। वर्तमान में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, अब ये अस्तित्व में नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है और ये व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई है। तो अब जम्मू कश्मीर एक राज्य के बदले 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया है। दोस्तों संघवाद जो अध्याय हमने पढ़ा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है या क्या समझते हैं, आइए उसको जान लेते हैं। संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है जहां प्रत्येक रंग का अलग अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है और कोई भी कानूनी या सांस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया की पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता, सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज़्यादा सामाजिक संघर्ष और अलगाव को जन्म देती है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर सकती है। विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। तो दोस्तों ये था 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 7 संघवाद। दोस्तों संघवाद में आपने देखा कि संघवाद की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संघ अमेरिका के संघ से अलग कैसे है, भारतीय संघ की अपनी अलग विशेषताएं कौन कौन सी हैं और दोस्तों जो संघवाद की व्यवहारिकता है या व्यवहारिक पक्ष है वो भारत में किस तरह से कार्य कर रहा है, इनके बारे में। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।